नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एएनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। बाबा केदार के भक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छठवीं बार केदारनाथ पहुंचकर बाबा केदार के दर्शन पूजन करने के लिए आज पहुंच रहे हैं। लेकिन पीएम मोदी इस बार भी अपनी गरुड़ चट्टी जाने की इच्छा पूरी नहीं कर सकेंगे। पीएम मोदी केदारनाथ लगभग कुछ ही समय में पहुंच जाएंगे। यहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित अन्य आला नेता और प्रशासनिक अधिकारी उनकी अगवानी करेंगे। प्रधानमंत्री केदारनाथ में अपने ड्रीम प्रोजेक्ट 13 किलोमीटर लंबे सोनप्रयाग केदारनाथ रोपवे का भी इस दौरान शिलान्यास करेंगे। साथ ही पुनर्निर्माण के तहत हो रहे कार्यों का भी जायजा लेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता तारिक अंसारी हमारे साथ मौजूद है। तारिक, फिलहाल प्रधानमंत्री आज जिस तरीके से उनका आगमन है केदारनाथ का, छठवीं बार वो आ रहे हैं यहाँ पर, किस तरीके की तैयारियां? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड पहुंच चुके हैं। जौली ग्रांट एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल गुरमीत सिंह ने उनका स्वागत किया है। मैं आपको बता दूं केदारनाथ में उनका जो है छठा दौरा है। इसके अलावा मैं आपको एक जानकारी और दूं कि 6 साल में ऐसा चौथी बार हुआ है कि जब पीएम मोदी जो है दिवाली के मौके पर उत्तराखंड आए हों। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बद्रीनाथ भी जाएंगे, जहां वो रात में रुकेंगे और दोनों धामों में जो है वो रोपवे, सड़क, पैदल ट्रैक सहित कई योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। मोदी केदारनाथ में करीब 2.5 घंटा और बद्रीनाथ में 20 घंटे का वक्त देंगे। यानी कि कहा जा सकता है कि पिछली बार जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं तो उन्होंने ज्यादा वक्त जो है केदारनाथ में ही दिया है, जबकि इस बार जो है बद्रीनाथ में वो ज्यादा वक्त देंगे। मैं आपको बता दूं केदारनाथ में पीएम को यहाँ सबसे पहले मंदिर में पूजा अर्चना करनी है। उसके लिए सुबह 8:30 बजे यानी कुछ ही देर बाद जो है वो पूजा अर्चना करेंगे। उसके बाद जो है मैं आपको बता दूं 9 बजे जो उनका प्रोग्राम है केदारनाथ रोपवे जो प्रोजेक्ट है उसका शिलान्यास करेंगे। उसके अलावा जो है आदि गुरु शंकराचार्य जो उनके गुरु हैं उसका जो है स्थल है उसका निरीक्षण करेंगे। उसके अलावा आस्था पथ का भी वो निरीक्षण करेंगे और यहाँ से जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ पुनर्निर्माण मेले के श्रमिकों से भी बात करेंगे। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि जो इसके बाद जो है प्रधानमंत्री बद्रीनाथ धाम पहुंचेंगे और वहाँ सबसे पहले आधा घंटा पूजा अर्चना करेंगे और जो है बाबा के दर्शन करेंगे। इसके अलावा जो है रिवर फ्रंट और साकेत चौक पर विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगे। उसके बाद उन्हें वहां से जो है माणा गांव जाना है, जो वहां पर जो है सैनिकों के साथ वो दिवाली मनाएंगे। जी पल्लवी। ठीक है तारिक, छठवीं बार प्रधानमंत्री यहाँ पर आ रहे हैं। केदारनाथ से, उत्तराखंड से उनका एक गहरा नाता है। वो नाता हर बार ये साबित होता है जब प्रधानमंत्री का आगमन यहाँ पर होता है। और जिस तरीके से आपने बताया कि दिवाली के मौके पर वो लगातार यहाँ पर आते हैं, हमने देखा जब वो ध्यान में भी लीन हुए थे यहीं पर, किस तरीके की आज का उनका पूरा कार्यक्रम रहने वाला है और लोगों में किस तरीके का उत्साह, क्योंकि प्रधानमंत्री जब आते हैं लोगों के बीच में तो उत्साह उनका और ज्यादा दोगुना हो जाता है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं प्रधानमंत्री का किसी भी राज्य में आना और स्पेशली जो है उत्तराखंड के ऐसे धार्मिक स्थलों पर आना कहीं ना कहीं लोगों में जो है बहुत ज्यादा खुशी का माहौल है। मैं आपको बताऊं यहाँ पर जो तीर्थ पुरोहित है, जो वहाँ पर तीर्थ यात्री आए हैं, वो बहुत खुश हैं और बिल्कुल साफ तौर पर उन्होंने कल ही जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए जो है काफी तैयारी की थी। मैं आपको केदारनाथ की बात बता दूं कि केदारनाथ कई सौ कुंतल फूलों से जो है सजाया गया है। इससे पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे तब भी जो है इसी तरह जो है केदारनाथ को सजाया गया था। लेकिन पिछली बार और इस बार में फर्क ये है कि पिछली बार कई काम ऐसे थे जो केदारनाथ में अधूरे थे, जिन्हें अब पूरा कर लिया गया है। लगातार
वहां पर जो है काम पूरा करने का सिलसिला जारी है, क्योंकि जो केदारनाथ में आपदा आई थी उसके बाद जो है लगातार वहां पर काम जारी है, क्योंकि आपदा ने सब वहां पर तहस नहस कर दिया था। तो इस बार जो है लोगों में, जो वहां के जो लोग हैं, जो तीर्थ पुरोहित हैं, जो वहां पे तीर्थ यात्री फिलहाल आए हुए हैं, उनमें काफी खुशी का माहौल है। उनका साफ तौर पर ये कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आना कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात है, और अक्सर वो दिवाली के मौके पर जो है आते रहे। इससे जो है बिल्कुल साफ तौर पर ये पता चलता है कि हिंदू धर्म के प्रति नरेंद्र मोदी में कितनी आस्था है, जिसको लेकर लोग वहां पर काफी खुश है। जी। केदारनाथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस पहुंचने ही वाले हैं कुछ ही देर में, और लगभग 3 घंटे से ज्यादा का समय वो यहाँ पर व्यतीत करेंगे। किस तरीके से उनका यह समय निकलेगा? जी बिल्कुल, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि प्रधानमंत्री जो है केदारनाथ में करीब 3 घंटे का जो है समय बिताएंगे। केदारनाथ में पीएम सबसे पहले मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। इसके लिए सुबह 8:30 से 9 बजे का वक्त रखा गया है। इसके बाद उन्हें केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट का शिलान्यास करना है, और उसके अलावा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुरु हैं, आदि गुरु शंकराचार्य, उनकी जो समाधि स्थल है उसका जो है निरीक्षण करेंगे। आस्था पथ का भी वो निरीक्षण करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ केदारनाथ निर्माण में लगे जो श्रमिक है उनसे भी बातचीत करेंगे, यानी पूरा प्रोग्राम के तहत ही वो जो उन्हें करना है वो करेंगे। इसके बाद वो बद्रीनाथ धाम पहुंचेंगे। जी ठीक है तारिक, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। चलिए तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता आतिशी ने यह कहा है कि दिल्ली की 15 साल में कूड़ा करने के बाद अमित शाह ने 3 साल और मांगे हैं। दिल्ली की जनता अब बीजेपी को 3 दिन भी देने के मूड में नहीं है। दिल्ली वालों को अमित शाह बताएं कि आपने पिछले 15 साल में कूड़ा साफ करने के लिए क्या किया। पिछले 15 साल में बीजेपी ने दिल्ली में कूड़े को साफ करने का कोई काम नहीं किया है, यह आतिशी ने कहा। आगे उन्होंने कहा कि अब निगम चुनावों से पहले दिल्ली के कूड़े की याद आई है। उन्होंने कहा कि देश की राजधानी में 3 कूड़े के पहाड़ बनाने के बाद अब बीजेपी की एमसीडी 16 नए कूड़े के पहाड़ बनाने का काम कर रही है। पिछले 15 साल में एमसीडी को साफ सफाई करने के लिए दिल्ली सरकार ने 1.5 लाख करोड़ रुपए दिए थे। ये रुपए बीजेपी नेताओं की जेब में गए हैं। बीजेपी कहती थी कि अगर एमसीडी में पैसे की कमी आएगी तो हम केंद्र सरकार से लेकर आएंगे। केंद्र सरकार ने पिछले 5 साल में एक भी पैसा एमसीडी को नहीं दिया है, ये आतिशी ने कहा। तो एक बार फिर से दिल्ली में जो कचड़े के पहाड़ लगे हैं उस पर एक बार फिर से बीजेपी और आम आदमी पार्टी में रार छिड़ गई है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने अब ये बात रखी है। उन्होंने कहा कि अमित शाह ने पिछले 15 सालों में दिल्ली में कुछ नहीं किया। पिछले 15 सालों में एमसीडी में बीजेपी काबिज है पिछले 15 सालों से, लेकिन अभी तक यहाँ पर कोई भी कार्य नहीं किया गया है ऐसा। लेकिन अब जब चुनाव नजदीक है तो इस समय में उन्हें दिल्ली की साफ सफाई की याद आ रही है। तो आपको बता दें कि दिल्ली में एमसीडी चुनाव को लेकर लगातार अब रार छिड़ गई है। आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता आतिशी मारलेना जो है वो लगातार ये बात कहती रही हैं कि बीजेपी ने एमसीडी के चुनावों में कुछ भी नहीं किया। एमसीडी में इतने समय से बीजेपी काबिज है, लेकिन दिल्ली की साफ सफाई के लिए कुछ भी बीजेपी की सरकार और अमित शाह नहीं कर रहे हैं। सीधे इस बार उन्होंने निशाना अमित शाह पर साधा। उन्होंने कहा कि 15 साल दिल्ली में कूड़ा करने के बाद अब अमित शाह 3 साल और मांग रहे हैं। दिल्ली की जनता अब बीजेपी को 3 दिन भी देने के मूड में नहीं है। दिल्ली वालों को अमित शाह ये बताएं कि आपने पिछले 15 साल में कूड़ा साफ करने के लिए क्या किया है। पिछले 15 साल में बीजेपी ने दिल्ली के कूड़े को साफ करने का कोई काम नहीं किया। अब निगम चुनावों से पहले दिल्ली के कूड़े की याद बीजेपी को आ रही है। उन्होंने कहा कि देश की राजधानी में 3 कूड़े के पहाड़ पहले ही बने हुए हैं, लेकिन अब बीजेपी की एमसीडी 16 नए कूड़े के पहाड़ बनाने का काम शुरू कर रही है।
चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ मौजूद है। राजीव, फिलहाल देखा जाए तो एक बार फिर से दिल्ली में कूड़े को लेकर, कचरे को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी में फिर से रार छिड़ गई है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर आज भी समझ रहा होगा कि जिस तरीके से लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से जो आरोप लगाए जा रहे हैं दिल्ली के जो कूड़े के ढेर है उनको खत्म करने को लेकर, मगर यहाँ पर जिस तरीके से एनजीटी की तरफ से कहीं ना कहीं जुर्माना भी लगाया गया था 900 करोड़ रुपए का, मगर यहाँ पर भाजपा जो है वो अभी तक 15 साल तक निगम के अंदर रही है और निगम के द्वारा कहीं ना कहीं जो कई बार टेंडर भी दिए गए थे कूड़े को सफा करने को लेकर, वो अभी पूरा सफा नहीं हुआ है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं अब राजनीति होती नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी की आतिशी की बात करें, आतिशी ने आरोप लगाया है कि भाजपा जो है वो कूड़े के ढेर सफा नहीं कर पाई है 15 साल तक, और कहीं ना कहीं अभी और ज्यादा 3 साल का समय मांगा जा रहा है, मगर अब कहीं ना कहीं जनता जो है वो 3 दिन का भी समय नहीं देगी भाजपा को। और आम आदमी पार्टी जो है वो यही मांग करती है कि जनता की जो गाड़ी कमाई है जिसका इस्तेमाल कहीं ना कहीं सरकारी कामों के लिए करना था, कूड़े को सफा करने के लिए करना था, वो कूड़ा जो है वो अभी तक बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और दिल्ली भाजपा की बात करें तो भाजपा अभी और कहीं ना कहीं और 16 जगहों पर कूड़े के जो बड़े ढेर है वो बनाने की कोशिश कर रही है, मगर यहाँ पर जिस तरीके से कहते हैं 1.5 करोड़ रुपए का जो कहीं ना कहीं इस्तेमाल करना था कूड़े को सफा करने का, वो अभी तक कहीं ना कहीं भाजपा के जेब में जा चुका है, यानी कि बड़े नेताओं को कहीं ना कहीं अपनी जेब पे रख चुके हैं। मगर जनता का जो पैसा है उसका इस्तेमाल जरूर करना होगा और उस कूड़े के ढेर को जो खत्म करने की बात है वो कहीं ना कहीं अभी भाजपा के हाथ में है, यानी कि निगम के हाथ में है, और निगम जो है वो शायद काम करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जी, अब निगम जो है वो काम करता नहीं नजर आ रहा है, और इसी बीच अब आतिशी का ये भी कहना है कि दिल्ली की जनता अब एक बार भी मौका नहीं देने वाली है बीजेपी को, और दूसरी ओर 16 नए कूड़े के पहाड़ बनाने पर भी उन्होंने अपनी बात रखी। देखिए, यहाँ पर जिस तरीके से कहा गया है आतिशी के द्वारा कि जनता जो है वो 3 दिन का भी समय नहीं देगी भाजपा को, और जिस तरीके से 16 नए जब पहाड़ बनाने की बात की जा रही है, मगर यहाँ पर दिल्ली के अंदर जो 3 बड़े पहाड़ बने हुए हैं कूड़े के, उनको खत्म करने के लिए निगम की तरफ से कोई भी ऐसा बड़ा कदम जो है वो नहीं देखने को मिल रहा है। और जिस तरीके से अब निगम के चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो उसको लेकर कहीं ना कहीं राजनीति भी देखने को मिल रही है, मगर यहाँ पर कहीं ना कहीं जनता के लिए काम करना चाहिए, क्योंकि जब जनता का पैसा जो टैक्स के रूप में कहीं ना कहीं इस्तेमाल करने की बात आती है तो वो कहीं ना कहीं गोल हो जाता है। और जिस तरीके से आतिशी ने कहा कि जो भाजपा के नेता हैं उस पैसों को कहीं ना कहीं अपनी जेबों में भरने का काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं राजनीति जरूर देखने को मिल रही है, मगर भाजपा की तरफ से भी, यानी कि अमित शाह की तरफ से 3 साल का समय मांगा जा रहा है जो तीनों के जो कूड़े के पहाड़ के ढेर हैं उनको खत्म करने के लिए। जी, ठीक है राजीव, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। पुलिस स्मृति दिवस हर साल 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। आज इस अवसर पर पूरे देश में समारोह आयोजित हो रहे हैं और अपने फर्ज को निभाते हुए वीरगति को प्राप्त हुए पुलिस जवानों को याद किया जा रहा है। इसी के साथ आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की पुलिस को भी स्मृति दिवस के अवसर पर शहीद पुलिसकर्मियों को याद करने के लिए श्रद्धांजलि समारोह का आज आयोजन होगा, और इसी में सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ आज बहादुर जवानों को, वो जवान जो वीरगति को प्राप्त हो गए हैं, उनको श्रद्धांजलि देंगे और उन्हें नमन किया जाएगा। आज शहीदों को याद किया जाएगा। आपको बता दें कि पुलिस स्मृति दिवस आज है, जिसमें अपनी ड्यूटी करते हुए शहीद हुए जवानों को आज श्रद्धांजलि सीएम योगी द्वारा दी जाएगी। ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से संवाददाता जितेंद्र चौहान हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, फिलहाल क्या कुछ अहम जानकारी? सीएम योगी आदित्यनाथ आज पुलिस स्मृति दिवस के कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुस्कान, आज पुलिस स्मृति दिवस है और स्मृति दिवस के अवसर से परेड और कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। जो पुलिसकर्मी अपने कर्तव्य को पूर्ण करते दौरान उनकी जो शहीद हो गए थे, उनको कहीं ना कहीं आज याद किया जाएगा, उनको श्रद्धांजलि देने का काम किया जाएगा। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब से कुछ ही देर बाद लखनऊ के रिजर्व पुलिस लाइन में जो स्मृति दिवस के अवसर पर जो कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, परेड दी जा रही है, उस पर कहीं ना कहीं शामिल होंगे। और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक डीएस चौहान तमाम जो पुलिस अधिकारी हैं वो मौजूद रहेंगे। और साफ तौर पे कहा जा सकता है कि आज जो शहीद हुए थे उन शहीदों के परिजनों को आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहीं ना कहीं सम्मानित करने का भी काम करेंगे। और दूसरी बात कही जाए तो अब से कुछ इस बात सीएम योगी आदित्यनाथ रिजर्व पुलिस लाइन पहुंचेंगे, जहां पर जो शोक पुस्तिका है वो सीएम योगी आदित्यनाथ को दी जाएगी। और साथ ही साथ जो जवान है, पुलिस बल के जो जवान हैं, तमाम जो
अलग अलग जो जवान हैं, चाहे पीएसी के जवान हो, चाहे एटीएस के जवान हो, चाहे पुलिस के जवान हो, वो सभी पुलिसकर्मी परेड के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ को सलामी देने का काम करेंगे। और अब से कुछ देर बाद जो सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ परेड स्थल पहुंचेंगे, जहाँ पर जो स्मृति दिवस है जो उस पर कहीं ना कहीं श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे, श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, और जो पुलिसकर्मी शहीद हो गए उनको कहीं ना कहीं नमन करने का काम करेंगे। किस तरीके का ये कार्यक्रम होगा, श्रद्धांजलि उनको दी जाएगी, सीएम के साथ साथ कौन कौन यहाँ मौजूद रहेंगे? सीएम योगी आदित्यनाथ तो शामिल रहेंगे ही, और पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश डीएस चौहान जो कि डीजीपी हैं वो मौजूद रहेंगे। तमाम आला अधिकारी जो पुलिस होते हैं वो कहीं ना कहीं मौजूद रहेंगे, और जो शहीद हुए थे उन शहीद के परिजन भी यहाँ पहुंचे हैं, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन परिजनों को कहीं ना कहीं सम्मानित करने का भी काम करेंगे। और कहा जा सकता है कि आज पुलिस कर्मियों की याद में जिन्होंने अपने कर्तव्य के दौरान अपना जान निछावर कर दी थी, उनको कहीं ना कहीं याद करने का काम किया जाएगा। ठीक है जितेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आज पंजाब की अहम मीटिंग होने जा रही है। ये मीटिंग मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में दोपहर 12 बजे पंजाब सिविल सचिवालय में होगी। मीटिंग के दौरान पंजाब को लेकर अलग अलग मुद्दों पर विचार विमर्श होने की संभावना है। इसी कड़ी में पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की तरफ से जल्द ही राज्य भर में एनआरआई सभाओं को पुनर्जीवित भी किया जा सकता है। इस पर फैसला आज हो सकता है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए चंडीगढ़ से संवाददाता अमनप्रीत कौर हमारे साथ मौजूद हैं। अमन, फिलहाल पंजाब सचिवालय में आज अहम बैठक पंजाब सरकार की होने जा रही है, क्या कुछ इसको लेकर अहम जानकारी? देखिए 12 बजे के करीब जो ये बैठक है वो शुरू होगी, और हालांकि क्योंकि त्योहार है, त्योहारों के दिन शुरू हो रहे हैं और महज 2 दिन बाद ही दिवाली, तो जाहिर है कि आज जो कि एक बड़ा तोहफा सरकार की तरफ से मुलाजिमों को दिया जा सकता है, जिस तरीके से देखा जा रहा है। हालांकि एजेंडा अभी तक क्लियर नहीं हुआ, 9 बजे तक एजेंडा भी आ जाएगा, लेकिन ये जरूर सामने बात निकल के आई है कि 12 बजे जो कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है, इसमें कुछ नोटिफिकेशन किए जा सकते हैं। और इसी के साथ साथ पंजाब सरकार, क्योंकि जब भी दिवाली होती, दिवाली से पहले हमेशा ही हर सरकार की कोशिश रहती है कि सरकार की तरफ से तोहफे दिए जाए, तो सरकार की तरफ से कहीं ना कहीं तोहफा देने की आज जो एक कही जा रही है बात कि शायद आज लोगों को कुछ एक अच्छा जरा तोहफा मिल सकता है, तो देखना बहुत अहम रहेगा। जो 12 बजे के करीब कैबिनेट की बैठक शुरू होगी, उसमें क्या आज मुलाजिम को खुश किया जाता है दिवाली के ऊपर, या फिर इसके साथ और कई जो बड़े फैसले सरकार वो कैसे लेती है, ये देखना बहुत अहम रहेगा। एक बात इसमें यह भी सामने आ रही है कि जो एनआरआई सभाएं हैं उसको भी पुनर्जीवित किया जा सकता है। देखिए अभी एजेंडा तो नहीं सामने आया है, क्योंकि दिवाली से पहले जब कैबिनेट होती है तो जाहिर पिछली सरकारों को भी देखे तो जो भी इस तरीके की बैठक होती है तो वो कहीं ना कहीं मुलाजिमों के इर्द गिर्द ही रहती हैं। तो हाँ, मुद्दे अलग अलग हो सकते हैं, इसमें कई मुद्दों पे चर्चा हो सकती है। जो पिछले मुलाजिमों को पक्के करने की बात कही गई है, और साथ ही जो अभी इन्होंने स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए, डॉक्टर्स के लिए जो अभी इन्होंने इंटरव्यू कॉल करने से, तमाम वो चीज़ें हैं जो आज कैबिनेट में रखी जाएंगी। कई जो फैसलों के ऊपर आज सरकार मोहर रहेगी, क्योंकि लंबे काफ़ी समय हो चुके कैबिनेट हुए, तो अब कैबिनेट है और वो दिवाली से पहले है, तो जाहिर है मुलाजिमों के साथ साथ पंजाब की जनता के लिए कुछ बड़ा तोहफा मान सरकार जरूर जो दे सकती है, क्योंकि दिवाली है तो कहीं ना कहीं लोगों को आस जरूर है। लेकिन इसके साथ एजेंडेस भी हैं, जो कुछ जो एक्ट है वो भी पास किए जा सकते हैं। ठीक है अमन, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बीजेपी की ओर से जिले में घोषित किए गए चारों प्रत्याशी शुक्रवार को यानी आज अपना नामांकन पत्र भरेंगे। बिलासपुर में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, झंडोता घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र में सह प्रभारी संजय टंडन, नैना देवी विधानसभा क्षेत्र में प्रभारी अविनाश राय खन्ना मौजूद रहेंगे। और ये बात जिला बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र साख्यान ने बिलासपुर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। उन्होंने कहा कि जिला बिलासपुर में बीजेपी ने चारों विधानसभा क्षेत्रों से अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, और इनमें सदर से त्रिलोक जामवाल, घुमारवीं से राजेंद्र गर्ग, झंडूता से जेतराम कटवाल और नैना देवी से रणधीर शर्मा हैं।
ज्यादा जानकारी के लिए हिमाचल प्रदेश से ब्यूरो चीफ टीना ठाकुर हमारे साथ मौजूद हैं। टीना जी, फिलहाल आज जिस तरीके से बिलासपुर में चारों जो क्षेत्र है वहां से चारों प्रत्याशी नामांकन करेंगे, उसमें सीएम जयराम ठाकुर भी मौजूद रहेंगे। जी बिल्कुल, हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से विधानसभा चुनाव काफी नजदीक आ चुके हैं और नामांकन का दौर लगातार जारी है और आज मैक्सिमम जो कैंडिडेट्स हैं, चाहे वो कांग्रेस के हैं, भाजपा के हैं, निर्दलीय हैं, बसपा है, आम आदमी पार्टी है, आज मैक्सिमम कैंडिडेट्स अपना जो है नामांकन भर देंगे क्योंकि इसके बाद 3 दिन की छुट्टी रहने वाली है। आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जो है 10:30 बजे बिलासपुर पहुंचेंगे, वहां पे नामांकन कार्यक्रम में वो भाग लेंगे। उसके बाद बिलासपुर से ही वो सुंदरनगर पहुंचेंगे जहाँ पे राकेश जम्वाल के जो नामांकन कार्यक्रम है उसमें वो भाग लेंगे। इसके बाद जो सुंदरनगर से सीधे जो है मुख्यमंत्री जुब्बल पहुंचेंगे जहां से वो अपने भाजपा प्रत्याशी चेतन राठा के जो नामांकन है वो भाग लेंगे और यहाँ सारी जगहों में वो जनसभाओं को भी वो संबोधित करेंगे। इसके अलावा जो संगठन के अन्य लोग हैं, प्रदेशाध्यक्ष हैं, वो भी अलग अलग जगहों पर अपने प्रत्याशियों के साथ नामांकन के दौरान मौजूद रहेंगे। यहाँ पर प्रत्याशियों के नामांकन से पहले क्या विशाल जनसभा जिस तरीके से आपने बताया वो होगी, रोड शो, शक्ति प्रदर्शन किसी तरीके का किया जाएगा? जी बिल्कुल बिल्कुल, हर जगह पर जो है जो भाजपा प्रत्याशी है चाहे कांग्रेस प्रत्याशी, जो भी आज नामांकन करने जा रहा है अपने शक्ति प्रदर्शन के साथ पहुंचेगा। अधिक से अधिक कार्यकर्ताओं को पहुंचने के लिए कहा गया। उसके अलावा मुख्यमंत्री जहाँ जहाँ जा रहे हैं और प्रदेशाध्यक्ष जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ पे शक्ति प्रदर्शन के अलावा एक जनसभा, मतलब लोगों के साथ भी इंटरेक्ट करेंगे और लोगों के साथ एक जनसभाओं को भी जो संबोधित करेंगे और अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में वोट की अपील भी ये लोग करेंगे। जी ठीक है टीना जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। लश्कर से जुड़े 5 ओवरग्राउंड वर्कर पर लगा पीएसए। जम्मू और कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियां चलाने में आतंकी संगठन का साथ दे रहे 5 लोगों को जिला रामबन से गिरफ्तार किया गया है। लश्कर तैयबा आतंकी संगठन के लिए ओवरग्राउंड वर्कर के तौर पर काम कर रहे इन 5 लोगों पर पीएसए लगाकर उन्हें कोट भलवाल जेल में रखा गया है। पुलिस का कहना है कि इन लोगों के आतंकी गतिविधियों में शामिल होने की सुरक्षा एजेंसियों से मिली सूचना के बाद से ही इस पर नजर रखी जा रही थी। जब इस बात की पुष्टि हो गई कि ये लोग आतंकवादियों का सहयोग कर रहे हैं तो इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार किए गए 5 लोगों को उनकी पहचान नजीर अहमद पाला निवासी डोलीगाम बनिहाल, उस्मान निवासी पोगलकुंडा रमसू, फरदौज अहमद खान निवासी करावा इनके रूप में हुई है और एक आतंकी की पहचान अब्दुल हामिद खान निवासी तिथर बनिहाल और अनियातुल्ला वानी निवासी गुंड अदलकूट बनिहाल के रूप में हुई है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि इन 5 को गिरफ्तार करने से पहले इन पर काफी दिनों से नजर रखी जा रही थी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जम्मू कश्मीर से संवाददाता रविंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद हैं। रविंद्र, फिलहाल ओवरग्राउंड वर्कर्स को जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया, पीएसए भी उन पर लगाया गया, क्या कुछ अहम जानकारी? देखिए, ये लश्कर से जुड़े हुए 5 ओवरग्राउंड वर्कर हैं जिनको पीएसए लगाया गया है जिनके ऊपर, और इनको जम्मू की सेंट्रल जेल जो है कोट भलवाल जेल, वहां पर इनको भेज दिया गया है और लगातार सुरक्षा एजेंसियां जो हैं इन पर नजर रखे हुए थी और जिस प्रकार से इनकी गतिविधियां संदिग्ध नजर आई उसके बाद सुरक्षा एजेंसियों ने इनके ऊपर कार्रवाई की है और इनको पकड़ के इनके ऊपर पीएसए लगाया और पीएसए लगाने के बाद इनको जो है जम्मू की सेंट्रल जेल कोट भलवाल जेल में भेज दिया गया है। कहीं ना कहीं लगातार जिस प्रकार से आतंकवादियों को लगातार लॉजिस्टिक सपोर्ट जो है वो मिल रही थी, उसी को मद्देनजर रखते हुए चाहे कश्मीर घाटी हो या फिर रामबन का इलाका हो, बनिहाल का इलाका हो, यहाँ पर उन संदिग्ध लोगों पर नजर रखी जाती है जिनकी कार्रवाई जिनकी भूमिका जो है वो संदिग्ध नजर आती है। और यही वजह है कि ये लोग जो हैं, जो 5 ओवरग्राउंड वर्कर हैं, ये लश्कर से जुड़े हुए थे और लगातार आतंकियों को लॉजिस्टिक सपोर्ट जो है, चाहे हथियार हो, राशन हो, ये पहुंचाने का काम ये तो करते थे। और
इनकी गतिविधियों पर बड़े लंबे समय से लगातार नजर रखी हुई थी और जिसके बाद इनको कल रामबन से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करने के बाद ही इनको कहा जाए तो कोट भलवाल जेल जो है वो भेज दिया गया है जी। किस तरीके से इन पर नजर रखी जा रही थी और क्या इनपुट्स मिले थे जिसके आधार पर इन पर नजर रखी गई, और अब आगे इन पर किस तरीके की कार्रवाई होगी रविंद्र? देखिए इनके ऊपर पिछले 4 से 5 महीने से लगातार सुरक्षा एजेंसियां जो है वो नजर रखी हुई थी और हर एक मूवमेंट की इनकी जो है जांच पड़ताल की जा रही थी और हर एक मूवमेंट पर इनकी जो सर्विलांस जो है वो लगाया हुआ था ताकि इनको पकड़ा जा सके। इनकी जो संदिग्ध गतिविधियां हैं उन्हीं के चलते इन पर जो है कार्रवाई की गई है और अब आगे की कार्रवाई जो है फिलहाल पुलिस ने इन पर पीएसए लगा दिया है और पीएसए लगाने के बाद इनको कोट भलवाल जेल जो है वो शिफ्ट कर दिया है और वहां पर इनकी सजा जो है वो वहां होगी और वहीं पर इनको आगे कहा जाए तो जिस प्रकार से इनकी संदिग्ध गतिविधियां रही हैं अब इनको कोर्ट में भेजा जाएगा और कोर्ट जो भी सजा इनकी मुकर्रर करेगा उसके बाद ही आगे की कार्रवाई जो है वो होगी। लेकिन अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से रामबन या बनिहाल या जो पीर पंजाल का इलाका है वहां पर जो आतंकवादी गतिविधियां हैं उनको बढ़ावा देने की कोशिशें जो है आतंकवादी कर रहे हैं और जिसके चलते लगातार सुरक्षा एजेंसियां चाहे घाटी हो या फिर जम्मू संभाग का अपर रीचेस का इलाका हो वहां पर लगातार कार्रवाई जो है आतंकवादियों से जुड़े हुए लोगों पर और आतंकवादियों पर की जा रही है जी। ठीक है रविंद्र, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। चलिए तो अगली खबर की रुख करते हैं जो रायपुर से है, जहां पर एक बार फिर से प्रशासनिक फेरबदल हुआ। आईएएस समीर विश्नोई को ईडी रिमांड के बाद राज्य सरकार ने उनके स्थान पर अन्य अफसरों की नियुक्ति कर दी है। सरकार ने पहले आईएएस रितेश अग्रवाल को चिप्स के सीईओ की जिम्मेदारी दी। इसके बाद अब मार्कफेड के प्रबंध संचालक के पद पर नई नियुक्ति कर दी गई है। राज्य सरकार ने मार्कफेड के एमडी के पद पर मनोज कुमार सोनी को पदस्थ किया है। ये दोनों की जिम्मेदारियां आईएएस समीर विश्नोई संभाल रहे थे। मनोज सोनी के पास खाद्य विभाग के विशेष सचिव की जिम्मेदारी भी है। तो आपको बता दें कि समीर विश्नोई की ईडी रिमांड के बाद राज्य सरकार ने उनके स्थान पर नियुक्तियां कर दी हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रायपुर से संवाददाता अखिलेश तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। अखिलेश, फिलहाल समीर विश्नोई जो है उनके स्थान पर अब अलग अलग स्थान पर नियुक्तियां कर दी गई है, क्या कुछ अहम जानकारी? देखिए, जिस तरीके से चिप्स की जो कार्रवाई है और चिप्स के ऊपर जिस तरीके से कार्रवाई की जाती है ईडी के द्वारा, निश्चित तौर पे एक बड़ा भ्रष्टाचार सामने निकल करके सामने आता है। इस तथ्य को लेकर के मुख्यमंत्री काफी नाराज भी थे। इसके अलावा अगर चिप्स की बात की जाए तो चिप्स में समीर विश्नोई के स्थान पे रितेश कुमार अग्रवाल को शामिल कर लिया गया है। अब चिप्स के नए सीईओ के रूप में वो पदभार ग्रहण करेंगे और इसके अलावा वहां की कार्यशैली को भी समझेंगे और कार्य करने के तौर तरीकों को भी अपनाएंगे। इसके अलावा मार्केट की अगर बात की जाए तो मनोज कुमार सोनी है जो आईएएस 2009 बैच के हैं, उनको भी शामिल कर लिया गया है। तो निश्चित तौर पे एक बड़ी सफलता भी है। इसके साथ साथ जिस तरीके से जो चिप्स में जो भ्रष्टाचार के मुद्दे निकल करके सामने आ रहे थे, चाहे बात की जाए समीर विश्नोई की बात की जाए या फिर जेपी मौर्य की बात की जाए या रानू साहू की बात की जाए, तो ऐसे तमाम जो आईएएस है जो ईडी में जो घिरे हैं उनको लेकर के ही मुख्यमंत्री ने काफी सख्त निर्देश भी जारी किए हैं। इसके अलावा एक बात और निकल करके सामने आती है कि कहीं ना कहीं जो चिप्स के जो ऊपर कार्रवाई बैठी है, क्योंकि एक सप्ताह के रिमांड में जैसी ही लेकर के ईडी लेकर के समीर विश्नोई को लेकर के गई, उसके बाद से ही इस तरीके से कार्रवाई हुई और निश्चित तौर पे आने वाले कल में क्या क्या बड़े खुलासे होते हैं वो देखने वाली बात रहेगी। इसके अलावा चिप्स में समीर विश्नोई और राजेंद्र विश्वाल, जो राजेंद्र विश्वाल की अगर बात की जाए
राजेंद्र विश्वाल जो है काफी ज्यादा विवादों में रहे हैं और संविदा पद में होते हुए भी करोड़ों रुपए जमा करके रखे हुए हैं, लेकिन अब तक ईडी उस तक नहीं पहुंच पाई है। आखिर कब तक इस तरीके से कार्रवाई की जाती है, ये देखने योग्य बात रहेगी। जी बिल्कुल, ईडी पर जिस तरीके से आपने भी बताया कि ईडी कार्रवाई कर रही है, समीर बिश्नोई पर क्या अभी भी कार्रवाई जारी है? किस तरीके की अभी कार्रवाई उन पर हो रही है? देखिए, कोर्ट से सीधा ऑर्डर मिला है कि समीर बिश्नोई को 1 सप्ताह तक के ईडी अपनी रिमांड में रखेगी, उनसे पूछताछ करेगी और कौन कौन से बड़े खुलासे होते हैं वो देखने योग्य बात रहेगी। इसके अलावा ईडी लगातार प्रेस रिलीज भी जारी कर रही है, विज्ञप्ति जारी कर रही है, जिससे पता चल रहा है कि क्या क्या राज्य सरकार द्वारा और चिप्स में जो बैठे जो बड़े आईएएस समुदाय के जो लोग हैं उनके द्वारा क्या किस तरीके से भ्रष्टाचार किया गया है, उसके बड़े खुलासे हो रहे हैं। इसके साथ साथ चिप्स में एक ही व्यक्ति नहीं होने की जो बात है वो पुष्टि होती नजर आ रही है, क्योंकि वहां जो पद में बैठे हुए हैं, चाहे वो एक राजेंद्र विश्वाल की बात की जाए जो संविदा पद में पदस्थ होते हुए भी मैनेजमेंट का काम करते हैं, और इसके अलावा वहां के जो भ्रष्टाचार में है संलिप्तता है, इस तरीके से बातें निकल करके सामने आती है। वहां के आसपास में चर्चा भी रहती है, लेकिन ऐसे के ऊपर कार्रवाई नहीं होती है, ये भी बड़ी बात है। कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को संरक्षण भी मिला हुआ है ताकि बात दबे रहे, और बात दबाने के अलावा वहां की जो खुलासे हैं, आखिर मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे बड़े खुलासे भी हो सकते हैं, लेकिन अब तक के कई खुलासे होने बाकी हैं और आगे चल के किस तरीके से ईडी खुलासा करती है ये देखने योग्य बात रहेगी। जी ठीक है अखिलेश, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि आईएएस समीर बिश्नोई की ईडी रिमांड के बाद अब राज्य सरकार ने उनके स्थान पर अन्य अफसरों की भी नियुक्ति कर दी है। सरकार ने पहले आईएएस रितेश अग्रवाल को चिप्स के सीईओ की जिम्मेदारी दी और उसके बाद अब मार्कफेड के प्रबंधन संचालक के पद पर नई नियुक्ति कर दी है। मुंबई में एमसीए चुनाव के मद्देनजर एक डिनर कार्यक्रम के दौरान शरद पवार, देवेंद्र फडणवीस और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे एक साथ एक मंच पर पहुंचे। इस दौरान एकनाथ शिंदे ने जोरदार बैटिंग करना शुरू किया, तभी शरद पवार ने उन्हें रोकते हुए कहा कि मुझे कैच पकड़ना आता है। पवार की हाजिर जवाबी से पूरी महफिल में हंसी का माहौल बन गया। इस दौरान एकनाथ शिंदे ने सत्ता संघर्ष की कहानी को याद करते हुए ये बात कही कि हमें भी थोड़ी थोड़ी बैटिंग करना आता है। 3 महीने पहले हमने बैटिंग की थी और मैच भी जीता था। उन्होंने कहा कि जब जब हमें मौका मिलेगा तब तब हम बैटिंग करते रहेंगे। एकनाथ शिंदे की इस बात के जवाब में पास में ही बैठे शरद पवार ने कहा कि हमें भी अगर मौका मिला तो अच्छे से कैच पकड़ना आता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। शरद पवार की इस हाजिर जवाबी के चलते वहां उपस्थित सभी लोग हंसने लगे। तो आपको बता दें कि एक ही मंच पर शरद पवार और एकनाथ शिंदे मौजूद दिखे, जिसके बाद अब खुद सीएम शिंदे ने कहा कि इस तस्वीर के बाद कुछ लोगों की नींद उड़ सकती है। ये एकनाथ शिंदे का बयान रहा, सीधा तंज उनका उद्धव ठाकरे की ओर था। तो आपको बता दें कि एक मंच पर शरद पवार, देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे पहुंचे। दरअसल एमसीए चुनाव था जिसके मद्देनजर एक डिनर कार्यक्रम था और इस डिनर कार्यक्रम में ये तीनों दिग्गज एक मंच पर मौजूद रहे। ज्यादा जानकारी के लिए मुंबई से संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ मौजूद हैं। सत्यप्रकाश, फिलहाल एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और साथ ही साथ शरद पवार एक मंच साझा करते दिखे, जिसके बाद उद्धव ठाकरे को यहां पर बड़ा झटका लग सकता है। बिल्कुल मुस्कान जी, महाराष्ट्र की राजनीति में यह पहला मौका आया, खासकर जिस तरह से एकनाथ शिंदे गुट उद्धव गुट से अलग होने के बाद एक मंच पर आमने सामने दिखे। और खास बात यह रही कि इस मंच पर एकनाथ शिंदे ने जमकर शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के घेरते हुए नजर आए, लेकिन इस जवाब में शरद पवार जी ने भी एक मौका नहीं छोड़ा और सीधे तौर पर जवाब देते हुए लोगों की
बोलती बंदी, बल्कि लोग ठहाके लगाने पर मजबूर हो गए। इस तरह की स्थिति बनी। आपको बता दें कि एमसीए के मंच पर जो है डिनर के तौर पर एनसीपी प्रमुख शरद पवार और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सहित शिवसेना और एनसीपी के तमाम नेता एक मंच पर मौजूद रहे। इस मौजूद के दौरान एकनाथ शिंदे ने जमकर जो है उद्धव ठाकरे को घेरा। खास बात यह कहा कि जब जब हमें मौका मिलेगा इसी तरह की हम बैटिंग करते रहेंगे और इस बैटिंग के जरिए जीत भी हासिल करते रहेंगे। लेकिन शरद पवार ने जो जवाब दिया, इस जवाब के चलते लोगों को हंसने पर मजबूर कर दिया। शरद पवार का जवाब रहा कि जब जब आप बैटिंग करेंगे और बाउंड्री मारेंगे तब तक हम कैच लपकने में भी पीछे नहीं हटेंगे। इस जवाब के बाद कहीं कहीं महफिल में चार चांद आ गया और तमाम लोग जो है हंसने पर मजबूर हो गए। लिहाजा शरद पवार जी ने जो जवाब दिया एकनाथ शिंदे को, उससे एकनाथ शिंदे की बोलती बंद हो गई। ठीक है सत्य प्रकाश, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल राजधानी लाइव में मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।